हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उन वीडियोस में हमने सेट के ऊपर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के बारे में आपको वीडियो दे दी है। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कि कहाँ से हमारे दिमाग में ये आया कि हमारे पास रियल नंबर्स के अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होने चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमारे पास कहते तो एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके पास हमारे पास जो यूज आया इसका वो ये आया कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें कि हमारे पास x² = 2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा x हमें रेशनल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर हमारे पास 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि बेसिकली हमारे पास x की जो वैल्यू होती थी वो हम ये बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू होती थी वो इरेशनल में बिलोंग करती थी। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आने लगे, मान लीजिए x² + 1 = 0, तो अब हमें क्या होगा कि हमारे पास कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा रियल नंबर्स के लाइन में। ठीक है, जिसका कि हम स्क्वायर करके 1 के साथ ऐड करें तो वो वैल्यू हमें क्या करे, 0 दे दे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो x की वैल्यू थी अब वो रियल से बियॉन्ड किसी एक अनदर नंबर सिस्टम में नीड हमें होने लगी कि हमारा x जो है वो रियल में बिलोंग करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें x एक अलग नंबर वैल्यू चाहिए जहां पर हमें x की स्क्वायर करने पर और 1 में ऐड करने पर वैल्यू हमें 0 मिलने लगे। उस कंडीशन में क्या हुआ कि फर्स्टली एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था आयलर। उन्होंने एक सिंबल दिया हमें आयोटा। ठीक है, उसका जो उन्होंने सिंबल रखा था वो आई रखा था और इसका नाम दिया था आयोटा। इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने ये बताया कि इस आई की जो वैल्यू है वो रूट में -1 है और इस आई का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 है। ठीक है, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, इसका मतलब तो सीधी सी बात है कि वो रियल नंबर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अब एक टर्म इंट्रोड्यूस करा आयोटा, और उस आयोटा के बेसिस पर अब हमारे पास इस तरह की जो इक्वेशंस आई उनको हम सॉल्व करने में आसानी मिलने लगी। अब इसी x की जगह पर हम जैसे i² रखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो -1 + 1 वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आया। अब सबसे पहले जो चीज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है वो ये आती है कि अगर हमारे पास i की पावर मान लीजिए कि कोई भी एक बड़ी वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, आई की पावर m हम मान लेते हैं, m मान लीजिए हमारे पास कोई भी बड़ी वैल्यू है इंटीजर्स में। ठीक है, अब वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा वैसा मैं आपको भी केस बता दूंगा। तो अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत दफा एग्जाम में क्या होता है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे पास आई की पावर बहुत बड़ी वैल्यू दी रहती है और हमें पूछता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो वहां से हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आई की पावर m है, तो हम इसको जो ब्रेक करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि m = 4n + r के टर्म में रखेंगे, जहां पर n हमारा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर्स के सेट में। मतलब इस m को हम डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ब्रेक करेंगे। ठीक है, अब इफ r = 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है मतलब कि m जो है वो 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, देन i की पावर m = 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास r = 0 है तो ये इंप्लाई करेगा कि हमारे पास i की पावर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास यही चीज इफ r = 1 है तो दिस इंप्लाइज दैट i की पावर m की जो वैल्यू होगी वो i हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है तो हमारे पास i की पावर m की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास यही रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा है तो हमारे पास i की पावर m की वैल्यू जो होगी वो -1 हो जाएगी। अगर हमारे पास रिमाइंडर अगेन 3 बच रहा है तो हमारे पास i की पावर m की वैल्यू -i हो जाएगी। अब आपको पता है क्योंकि हम डिवीजन 4 से कर रहे हैं इसलिए r की वैल्यू 4 नहीं आ सकती, r की वैल्यू अगेन वो क्या होगी, 0 पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चीजें आती हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि आपको अगर यही वैल्यू m की निगेटिव होगी। ठीक है, अब आप माइनस को जब भी डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास यही चीज ऐसे दिया हुआ है i की पावर -m में, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले 1/i की पावर m में चेंज कर लोगे। ठीक है,
और अगेन आप जो ये रूल दिया हुआ है आप ये रूल लगाओगे। अब इस केस में क्या होता है, इस केस के लिए मैं आपको बता दूं कि इफ देखिए अगर हमारे पास r की वैल्यू 0 है तो आपको पता है कि 1/1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर इफ r इज इक्वल टू 0 देन i के पावर m की वैल्यू 1 ही हो जाती है। लेकिन अगर यहां पर होता है कि इफ r इज इक्वल टू 1, ये इम्प्लाई कर रहा है इसलिए मुझको ये सिंबल लगा देते, इफ r इज इक्वल टू m 1 सॉरी देन i के पावर m इज इक्वल टू, अब देखिए ये i आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या 1/i आएगा। तो 1/i का मतलब क्या होगा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इमेजिनरी क्वांटिटी से किसी भी नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो भी क्वांटिटी होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, नीचे वाले। तो हमारे पास हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/i था तो i इंटू यहाँ पर i हो जाएगा, यहाँ पर i स्क्वायर हो जाएगा, तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास -i। इसी तरीके से अगर हमारे पास r इज इक्वल टू 2 है तो 1/-1 का मतलब आपको सीधा सा पता है कि -1 ही होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास r की वैल्यू 3 है तो ये इंप्लाई करेगा कि i की पावर m की वैल्यू +i होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 1/-i है और जैसे i का मल्टीप्लाई करेंगे तो -i स्क्वायर जाएगा, -i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये हमारा ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए ये चीज आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इस केस के लिए हो जाएगा और ये जो हमारा 1/i टू द पावर m है ये इस केस के लिए हो जाएगा। तो आप इसको बेसिकली नोट कर लीजिए। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है i टू द पावर 19 प्लस 1/i होल टू द पावर 25 का होल स्क्वायर। इसके में वैल्यू निकालने की हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं जो हमने आपको बताया था कि हम उसका फैक्टर स्टार्ट कर देंगे। तो i की पावर 19 को क्या लिख सकता है, i की पावर 16 प्लस 3 प्लस 1/, ये i की पावर कितनी है 25 है, तो हम लिख सकते हैं इसको i की पावर 24 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया है, सिंपल सी बात है कि 16 जो है वो 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, 24 भी क्या है 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया है। हमारे पास i की पावर 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और हमने आपको बताया था वह भी कि अगर r की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, जो रिमाइंडर वो 3 आता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है -1, दैट इज दिस इज इक्वल टू -1। अब अगेन प्लस, अब देखिए ये 1/m का i की पावर m का केस है, तो हमने आपको बताया था कि अगर 1/, में i की पावर m है, अगर उस केस में r की वैल्यू 1 आती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है -i का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -2i का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का जो स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और i का स्क्वायर -1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -4। ये आंसर देगा, ठीक है। अब देखिए आपने एक बचपन में रेशनल इरेशनल नंबर्स के प्रोडक्ट में आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास √a इंटू √b है तो हम इसको आपको पढ़ाया जाएगा कि हम डायरेक्ट √a इंटू b लिख देते हैं। बट क्या ये हर केस में सही होगा, तो मेरा आपका आंसर है कि नहीं, ये हर केस में सही नहीं होगा। ये तभी सही होता है इफ a, b दोनों जो है वो पॉजिटिव है तभी, ठीक है। अगर निगेटिव होंगे क्या क्या केस बनेगा, क्योंकि अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास अगर √a इंटू √b है, इसकी वैल्यू हमारे पास i√ab होगी इफ a is less than 0, b is greater than 0 इस केस के लिए, और a is less than 0, a is greater than 0 and b is less than 0 इस केस के लिए, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा कोई एक पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू i√ab के टर्म में आ गई, क्योंकि दोनों में से जो भी एक नेगेटिव होगा, ठीक है, उसको हम i स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे और रूट से बाहर निकालेंगे i स्क्वायर को, तो हमारे पास i आ जाएगा। अब हमारे पास अगर यही केस बनता है कि √a इंटू √b है,
इसकी वैल्यू -√AB होती है कब, जब हमारे पास इफ a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0। अगर हमारे पास दोनों जो है वो लेस देन 0 है तो हमारे पास दोनों के अंडर रूट में आई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, और दोनों में से आई बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बाहर आई इंटू आई हो जाएगा, दैट इज आई स्क्वायर, और उस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और हमारे पास ये नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज आपको बेसिकली मल्टीप्लीकेशन में ध्यान होता है देना, आपको बहुत दफा ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऐसा कब होगा। तो ये चीज सारे आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आपको उसमें ध्यान देना होता है कि आपसे किस कंडीशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे पास था कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से चीजों को हम हैंडल करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया कि क्यों हमारे यूज में आया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन की और उसका क्या क्या यूज होता है उन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली सारे बुक में वो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नोटेशंस आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। जेड हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज नोटेशन है, इसलिए हम बात करेंगे। और ये z इज इक्वल टू हमारे पास होता है इसका रिप्रेजेंटेशन a प्लस आई बी, वेयर a और b जो होते हैं वो रियल में बिलोंग करते हैं, ठीक है। a और b जो है वो रियल में बिलोंग करते हैं। अब यहां से आपको एक चीज ध्यान से समझ में आ रही होगी कि हमने जब बोला कि a और b रियल में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि a और b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ठीक है। और अगर हमारे पास a की वैल्यू मान लीजिए 0 ना हो, बट अगर b की वैल्यू 0 हो जाए, या दोनों की वैल्यू 0 भी मान सकते हैं, तो अगर ये दोनों a और b दोनों की वैल्यू 0 हो गया तो z इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया 0, और z इज इक्वल टू 0 अगर कोई एक नंबर है जो कि हमारा 0 है तो 0 क्या है, बेसिकली रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं, क्योंकि हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर से, मतलब कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 है तो हम लिख देंगे 3 + 0 आई, 4 है तो 4 + 0 आई, -5 है तो -5 + 0 आई, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या होता है कि हम किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बेसिकली कहा जाता है कि रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी को कंबाइंड वो कर लेता है आपस में। तो अब हमारे पास ये हो जाता है। अब इसका जो यूज होता है बेसिकली देखिए, इसमें जो पहली चीज आपके पास आ सकती है वो हो जाती है मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस हम बेसिकली निकालते क्या करते हैं, हम रियल पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। तो बेसिकली हम इसी को मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का अगर हम स्क्वायर करते हैं मॉड्यूलस का तो हमारे पास यही चीज a² + b² आती है। अब ये आपने z तो पढ़ लिया, अब आता है इसी में z का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z, जिसकी वैल्यू होती है, अब अगर हमारे पास a + ib है, ठीक है, तो i का जो भी कोफिशिएंट होता है हम उसको माइनस साइन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। मतलब अगर a + ib है तो a - ib, अगर a - ib है तो a + ib, ठीक है। तो हमारे पास अगर z की वैल्यू ये है तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो a - ib के फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास हो जाता है। उसके बाद हम z इज इक्वल टू एक रिप्रेजेंटेशन ये भी करते हैं, जो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास e की पावर i थीटा के टर्म में आ जाती है। तो बेसिकली हमारे पास ये भी एक फॉर्म होता है जिसको कि हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली हमारे पास कुछ बेसिक चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है। अब इसमें जो भी टॉपिक्स आगे आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, मतलब हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर था वो किसी हम एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं मोर देन वन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, मतलब कि अब हम 2 कॉम्प्लेक्स या 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेके चलेंगे और उनमें क्या क्या रिलेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। Equality of basically equal to 2 complex number
तो मान लीजिए हमारे पास Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, Z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। अगर है लिखेंगे इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये इंप्लाई होगा कि इसका रियल पार्ट रियल वाले के बराबर एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मतलब कि आई वाले का कोफिशिएंट दूसरे वाले के आई वाले के कोफिशिएंट के बराबर, और जो पहले वाले में नॉन आई का कोफिशिएंट है वो दूसरे वाले में नॉन आई के कोफिशिएंट के इंडिविजुअली बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए अगेन हमारे पास यही है Z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, कॉमा Z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इस तरीके से हमारे पास है, तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा। तो देखिए इसको करने के लिए सिंपल सा आपके पास लॉजिक है कि अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप में एक लड़का और लड़की है, दूसरे ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की है, अगर उन दोनों को आपस में जोड़ के एक टीम बनाने के लिए बोला जाएगा तो ज्यादातर चांसेस यही होते हैं मोस्ट ऑफ द केस में कि लड़का लड़के के पास जाएगा और लड़की लड़की के पास जाएगी। आज के केस में ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली यही होता है कि एक लड़का लड़के के साथ मिलकर ग्रुप बनाएगा और लड़की लड़की के साथ मिलकर ग्रुप बनाएगी। तो वही चीज सिमिलैरिटी यहाँ पर होती है कि जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो रियल वाले के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी वाले के साथ ऐड होगा, और ये आपस में मिलकर के ये चीज कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एडिशन को लेकर के कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है। वो क्या होती है कि हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट आता है वो ये एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास सिंपल सा आपको पता है कि अगर Z1 प्लस Z2 है इसको हम हमारे पास अगर Z1 प्लस Z2 है तो इसको हम Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चाहे हम 3 में 2 जोड़ें चाहे 2 में 3 जोड़ें, तो रिजल्ट तो हमारा 5 ही आने वाला है, चाहे हम जो भी पहले ले लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का हमारे पास क्या करता है कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3, तो चाहे हम Z2 और Z3 को पहले वो कर लें उसके बाद ऐड करें Z1, चाहे हम पहले Z1 और Z2 को ऐड कर लें प्लस Z3 को बाद में ऐड करें, फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल 3 दोस्तों को अगर कहीं घूमने जाना है तो चाहे पहले कोई भी दोस्त मिल जाए उसके बाद तीसरा आएंगे, तीनों साथ ही में जाएंगे, तो चाहे उनमें से कोई भी 2 पहले मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट ये होगा कि तीनों साथ में जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो रहा है कि ऐड तो तीनों हो रहे हैं, अब इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे पास पहले Z1 या Z2 ऐड में या पहले Z2 और Z3 ऐड में या पहले Z1 प्लस Z3 ऐड में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। उसके बाद सी हमारे पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है वो होता है कि हम मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक ऐसा हमने पर्सन को चूज किया जो कि उसकी लाइफ में आया और गया और उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पर्सन जैसा पहले था वैसा अब भी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक दीवार होती है, हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दीवार तो जा नहीं रही है पीछे, लेकिन हम फोर्स लगाए जा रहे हैं, क्या हमारे फोर्स लगाने से दीवार पे फर्क पड़ा? नहीं, कॉमन लेवल पे तो नहीं पड़ा, क्वांटमली हम नहीं बात करेंगे, लेकिन कॉमन लेवल पे हमारे पर फर्क, दीवार के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। तो दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z और उसमें कोई भी एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करते हैं, दैट इज 0 प्लस 0i, ए में 0 ऐड करेंगे 0,
बी में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, तो दैट इज जेड प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो आई प्लस जेड। ठीक है, तो हमारे पास जीरो प्लस जीरो आई बेसिकली क्या हो जाता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। उसके बाद अगली बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेसिकली कि मान लीजिए हमने कोई एक क्वांटिटी ली Z1, अब उसमें हमने कोई एक ऐसी क्वांटिटी ऐड कर दी कि ये वैल्यू तुरंत अपने आइडेंटिटी में चेंज हो गया, एडिशन की आइडेंटिटी में। क्योंकि हम प्रॉपर्टीज यहाँ पर बात कर रहे हैं एडिशन के बेसिस पर, तो हमारे पास हमने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि इसको इसकी एडिटिव आइडेंटिटी में चेंज कर दिया जाए। मान लीजिए कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। अगर हमारे पास ऐसा केस आ गया तो अगर हम मान लें कि Z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आई भी था, तो हमारे पास Z2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई। a में ऐसा क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए, माइनस a, प्लस b में ऐसा क्या ऐड करें कि वो जीरो हो जाए, माइनस b। तो हम यहाँ पर सिंपली इसको प्लस हटा करके डायरेक्ट माइनस आई पी लिख देते हैं। अब जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 के लिए जीरो प्लस जीरो आई आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली हमारे पास Z1 का एडिटिव इनवर्स जो होगा वो Z2 होगा, दैट इज माइनस ए माइनस बी। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जो भी हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिया Z1 और Z2, तो Z1 अगर हमारा कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा था तो Z2 भी हमारा कॉम्प्लेक्स से ही बिलोंग कर रहा था। यहाँ पर हमने तीन लिया तो तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर रहे थे और इनका एडिशन भी कॉम्प्लेक्स में बिलोंग कर रहा था। ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी ली तो इसमें भी यही हुआ कि हमने जो भी नंबर लिया वो सभी के सभी उसी में बिलोंग कर रहे थे। और एडिटिव इनवर्स के केस में भी यही हुआ कि हमने अगर Z2 लिया तो Z2 भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है और उनके बीच का ऑपरेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव जब भी आप प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं तो आप जो एलिमेंट्स लेंगे जिस सेट के लिए आप बात कर रहे हैं तो जो आप एलिमेंट्स लेंगे वो उस सेट से बिलोंग करने चाहिए, प्लस आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिविटी की बात कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। किसी आप बाहरी एलिमेंट को उठा करके नहीं लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो आपको यहाँ पर पता है कि रियल नंबर है, लेकिन हमने आपको भी बताया था कि जीरो को हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली इसमें डायरेक्ट जीरो नहीं लिखा, हमने जीरो प्लस जीरो आई लिखा, यही समझाने के लिए आपको कि हम जीरो उठा लेंगे तो वो रियल नंबर से आ जाएगा। हालांकि रियल नंबर्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है सबसेट, लेकिन आपको क्लियरली समझाने के लिए हमने इसको जीरो प्लस जीरो आई लिखा है, ताकि हम जो भी एडिटिव आइडेंटिटी लेते हैं, चाहे एडिटिव इनवर्स लेते हैं, वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए और उनका ऑपरेशन भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो देखिए सब्ट्रैक्शन बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप जो एडिशन करते हो उसी में अगर आप z की जगह माइनस z करते हो तो बेसिकली वही चीज़ हमारे पास सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन में बेसिकली कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होती होल्ड नहीं करती है, इस वजह से सब्ट्रैक्शन को हम लीव करते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मान लीजिए हम Z1 की वैल्यू a प्लस आई बी, Z2 की वैल्यू x प्लस आई वाई लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास Z1 इंटू Z2 की वैल्यू। अब आप यहाँ पर वो रूल नहीं लगाएंगे जो आप एडिशन में लगा रहे थे कि रियल का रियल के साथ कर दिए मल्टीप्लाई और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया रिजल्ट। नहीं, ये रिजल्ट आप नहीं लगाएंगे अब यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हम आपको आप लोगों ने जब इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा तो उसमें अगर आपके पास ऐसा दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट आता था ब्रैकेट में सम का, तो आप क्या करते थे, इंडिविजुअली हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। आपको वही यहाँ पर अप्लाई करनी है। सबसे पहले a को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ax
फिर a को आई वाई के साथ करोगे तो प्लस आई ए वाई, प्लस आई बी एक्स को करोगे तो प्लस आई बी एक्स, और आई बी को आई वाई के साथ करोगे तो प्लस आई स्क्वायर डी वाई, तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता -1 होती है तो ए एक्स माइनस बी वाई, प्लस आई कॉमन ले लोगे ए वाई प्लस बी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z1 इंटू z2। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज तो ये हो गई। अब हम इसी की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर लें, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहला हमारे पास आता है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है आपको पता है कि z1 इंटू z2 क्या है, z2 इंटू z1, दोनों ही केस में हमारे पास ये चीजें आपस में बराबर होंगी। क्यों, चाहे हम इस चीज को पहले रखें ये बाद में रखें, चाहे ये पहले रखें ये बाद में रखें, दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, जैसे 2 3 6 होता है तो चाहे 2 3 6 बोले चाहे 3 2 6 बोले, बात तो वही होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली कम्यूटेटिविटी में होल्ड करता है कि z1 इंटू z2 चाहे z2 इंटू z1 दोनों हमारा आपस में बराबर होता है। उसके बाद हम बी पार्ट आ जाते हैं, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है हमारे पास z1 इंटू z2 z3 बराबर z1 z2 इंटू z3। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। उसके बाद सी हमारे पास हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक हम ले लेते हैं z1 और उसमें किसी एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें कि हमारा z1 चेंज ना हो, तो सीधी सीधी बात है कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, फाइनाइट नंबर, उसमें अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रिमेन रह जाता है। ठीक है, तो z1 इंटू 1, अब 1 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो भी नंबर लेंगे एडिटिव आइडेंटिटी वो भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो हमारा 1 प्लस 0 आई बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो z1 इंटू 1 प्लस 0 आई इज इक्वल्स टू z1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आई इंटू z1। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि z1 इंटू z2 बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कितना 1, अब चाहे आप 1 लिखे चाहे 1 प्लस 0 आई लिखे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम z1 इंटू z2 बराबर 1 लिखती हैं, इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट z2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कर दें कि इफ z1 की वैल्यू अगर हम x प्लस आई वाई लिख देते हैं तो हमारे पास z2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन x प्लस आई वाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेसिकली अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे हम इरेशनल से डिवाइड नहीं करते, हम उसको क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, वैसे हम इसको अगेन रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का तरीका ये होगा कि हम इसको रियल बना दें। तो रियल हम बनाएंगे कैसे, हम इसको x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जैसे हम ये करेंगे तो हमारे पास ये चीज, अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, अभी हमने आपको बताया था।
जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमेशा मॉडुलस जेड के फॉर्म में आता है। ठीक है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर मतलब अगर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो हमारे पास मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसका बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमारे पास Z1 की वैल्यू Z2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 मॉड जेड का स्क्वायर x माइनस आई बाई। तो हमारे पास Z2 की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर माइनस आई टाइम्स y अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का केस में हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हमने जो Z2 बराबर 1/Z1 लिखा है, अगर हम इसी को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते दैट इज Z2/Z1 तो बेसिकली हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो हमने निकाला है Z2 बराबर 1/Z1, अगर हम इसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, हम इसको आपको बता देते हैं। तो देखिए अब हम डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमारे पास ये डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का केस हमने कुछ नहीं किया है। Z1/Z2 तो इसको हमने लिख दिया Z1 इंटू 1/Z2। Z1 की वैल्यू हमने यहाँ ये ली हुई है और Z2 की वैल्यू ये ली हुई है, तो वो हमने 1/a प्लस IB को अगेन क्या किया है कि डिनोमिनेटर से a प्लस IB को हटा करके रियल किया। तो हमने क्या किया है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है और उसके बाद हमने वैल्यूज रख करके सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास Z1
Z2 की ये वैल्यू आ गई, जिसमें आपका ये रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बेसिक जो भी चीजें होती है हमने आपको इस वीडियो में बता दी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो भी इससे आगे टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा यूज होता है, प्लस क्लासरूम में भी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।